वेलकम बैक टू दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैन टू मैन कहानी। शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो एक स्कूल बस में एक बच्चे को बंदी बना लेता है, लेकिन तब भी पार्क नाम का एक मिलिट्री मैन उस पर गन तान कर उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। क्योंकि वो बार बार हिल रहा था, इस वजह से उसके सर पर सीधा गोली मारकर उस लड़के को बचा लेता है और बाकी के मिलिट्री वाले उसको देखते रह जाते हैं। इसके बाद इंटरोगेशन रूम में एक ऑफिसर पार्क से बहुत सारे सवालात करता है, जैसा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। इन सभी का जवाब पार्क गलत बताता है। वो अपनी उम्र गलत बताता है और कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हाँ पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, ऑफिसर पार्क की बातों को लाइटेड नहीं लेता। उन्हें ये तो पता होता है कि पार्क झूठ बोल रहा है, मगर वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलता है कि ऑफिसर उसे सच मान लेता है। इससे ऑफिसर समझ जाते हैं कि पार्क बहुत ही पहुंची हुई चीज है। वो कहते हैं कि साउथ कोरिया में 3 टाइप के सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट, जो पब्लिकली अपने रियल नाम के साथ ऑपरेट करते हैं। सेकंड, जो गुमनाम होकर बिना किसी नाम के रहते हैं। और फिर आते हैं घोस्ट एजेंट, जो कि फेक आइडेंटिटीज के साथ बड़ी अचानक से काम करते हैं। मैं तुम्हें इंटरनेशनली घोस्ट एजेंट के तौर पर काम करवाना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी पर भरोसा मत करना। वो भी कह देता है कि अरे आप बेफिक्र रहें जनाब, मैं तो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, आप दूसरों की बात कर रहे हो। अब अगले सीन में पार्क अपना नाम और पहचान बदलकर कभी इटली तो कभी जर्मनी में मिशन पर भेज दिया जाता है। इसको अगले मिशन में 65 साल के लिबर्ट, जो के जीपी कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन है, इसकी जानकारी निकालने के लिए भेजा जाता है और उस तक पहुंचने के लिए उससे लिबर्ट की बेटी एना तक पहुंचना होता है, जो कि सिर्फ 21 साल की है और वो भी पढ़ाई कर रही है। यूनिवर्सिटी में उससे बाहर उसका प्रोफेसर बनकर वो मिलता है और पहली ही मुलाकात में वो एना को बहुत इम्प्रेस कर देता है कि वो जल्दी ही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और फिर उसे अपने डैड से मिलवाने के लिए अपने घर ले आती है। इसके बाद एना के डैड समझ जाते हैं कि पार्क कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। वो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्क को जेल में भिजवा देता है। दोस्तों, जहाँ पर पहले से रहने वाले कुछ सोल्जर्स कैदी उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी फाइटिंग स्किल्स के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, जिसके बाद वो उसे अपना दोस्त बना लेते हैं और साथ मिलकर जेल से भागने की तैयारी करते हैं। पूरे प्लान को फॉलो करने के बाद वो जल्द ही जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद बाहर आकर वो कहता है कि औरतों की सिंपैथी बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा काम की चीज होती है, लेकिन अगर औरत उसके लवर से धोखा खा जाती है तो उसका गुस्सा टाइम बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए मुझे एना की लाइफ से इस तरह निकलना होगा कि वो कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश न करे। तो दोस्तों, वो एक न एक दिन कोई जगह पर मिलने के लिए एना को बुलाता है। एना रोड की दूसरी तरफ होती है और पार्क दूसरी साइड पर अपने कार में बैठा होता है। वहीं पर वो उसकी आंखों के सामने अपनी कार को ब्लास्ट करवा देता है, जिससे बेचारी एना को लगता है कि पार्क मर चुका है, मगर वो तो बस निकला था। दरअसल उसकी चाल होती है कि एना उसका पीछा छुटाने के बाद उसको भूल जाए। इसके बाद हमें स्कॉर्पियो नाम का क्लिक सुपर विलेन को दिखाया जाता है, जो कि शहर में तबाही मचा रहा होता है, मगर कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो तो अपने सुपर पावर से सभी को उठाकर दूर फेंक रहा होता है और यहाँ तक के गाड़ियों में भी आग लगवा देता है। ओहो, फिर तो हमें पता चलता है कि ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं, बल्कि हॉलीवुड की एक सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर है। और इस फिल्म में कोरिया की मूवी स्टार जेम्स को कास्ट किया गया है, जो कि पहला कोरियन स्टार है बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म में काम करने वाला। इसीलिए कोरिया की पब्लिक में उसका काफी क्रेज होता है और जेम्स अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपनी मैनेजर बेला को देता है। दोस्तों, जिससे बेला खुशी के मारे फूले नहीं समाती और वो सबकी नजरों में छुपकर डांस करने लग जाती है, क्योंकि उसको इतनी खुशी जो होती है। अगले सुबह की बात, जेम्स को उसका पीए जगाने की बहुत ही कोशिश करता है, क्योंकि आज उनकी एक फिल्म की शूटिंग है और अगर जेम्स टाइम पर नहीं उठा तो उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। काफी मेहनत करने के बाद जब जेम्स उठ जाता है तो उसके सामने ब्रेकफास्ट लाया जाता है और जब जेम्स को पता चलता है कि उसकी फेवरेट डिश एक लोकल मार्केट से मंगवाई गई है तो वो बड़ा नाराज हो जाता है और जिद करके बैठ जाता है कि नहीं, मुझे तो चोंकरो यानी उसकी फेवरेट जगह से लाई गई कॉफी ही चाहिए। तो ये बताता है कि सर, आज इस कॉफी से काम चला लीजिए, कल मैं आपके लिए वहां से कॉफी मंगवा दूंगा। मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होता। दोस्तों, वो तो कह देता है कि अपने पीए को देखो, मैं बिना कॉफी के ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं बिना
कॉफी के ब्रेकफास्ट करूंगा ही नहीं। अगर ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा तो मेरा बीपी लो हो जाएगा और शूटिंग के दौरान अगर मैं गिर गया तो मुझे कहीं चोट आ जाएगी और शूटिंग का और ज्यादा डिले हो जाएगा। देख लो, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मेरी फेवरेट कॉफी ला कर दो। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो चलेगा। इन्हीं सब चक्कर में उन्हें शूटिंग में पहुंचने में बड़ी लेट हो जाती है और वहां जाने के बाद जेम्स सारा ब्लेम अपने ही पीए पर डाल देता है और ये कहकर कि ये शहर में नया आया है तो ये खो गया था इसीलिए लेट हो गया। पीए भी ये सोचने लग जाता है कि कैसा अजीब आदमी है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं। आगे जेम एक दमदार फाइटिंग सीन को शूट करता है। दूसरी तरफ हमें सैम नाम का एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक्चुअली सैम के डैड पॉलिटिशियन थे जिनकी हाल ही में मौत हो गई थी। साथ ही सैम ने अपने बेटे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बजाय उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था और इसी वजह से मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, इसकी काफी तारीफ करते हैं। इसी वक्त सैम की वाइफ सारा बिल भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि सुनो, जब हमारा बेटा आए तो ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे बस प्यार से गोद में उठा लेना। और दोस्तों, सैम बिल्कुल ऐसा ही करता है जिससे पब्लिक में उसकी एक बहुत ही बढ़िया सी इमेज बन जाती है। अब रात की बात आती है और वो एक ओल्ड पॉलिटिशियन को अपने घर पर चाय पर बुलाता है। रात को चाय पे कौन बुलाता है भला, खैर उनकी अपनी मर्जी। इलेक्शन से हट जाने को वो उसे कहता है क्योंकि अब सैम इलेक्शन लड़ने वाला था और वो नहीं चाहता था कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर हो अगर वो पॉलिटिशियन पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। तब सैम उससे कह देता है कि पता होगा आपको कि पैसा क्या है। वो नोटों से भरा एक ब्रीफ केस खोल कर दिखाता है और कहता है कि अभी तो पैसों का लालच दे रहा हूँ, अगर आप नहीं माने तो मैं आपके बेटे की जान भी ले सकता हूँ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा आपके लिए और मुझे अच्छे से बताएं कि वो कहाँ रहती है और आपकी बेटी का किसके साथ उठना बैठना है। सारी डिटेल्स मुझे पता है। फिर क्या था, बेटी के चक्कर में पॉलिटिशियन डर के उसका पैसा एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो कहता है कि अरे कैसे हो आप भी, इतना नहीं पता कि आजकल लोग रिश्वत लेते वक्त वीडियो बना लेते हैं। दरअसल दोस्तों, उसने पहले से ही एक हिडन कैमरा लगा के रखा हुआ था। अब वो इसी वीडियो को देखकर पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल करता है और बिना पैसे दे उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक देता है। बताओ, पैसे भी गए और इलेक्शन भी गया। इसके बाद सीन वापस से पार्क पर शिफ्ट होती है। पार्क एक बार में होता है जहाँ पर एक लड़की बिल्कुल ब्लैक लेस ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और अपना टैटू दिखाती है। इसमें एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर को पार्क नोटिस कर लेता है। फिर जब वो ड्रिंक करने के लिए अपनी बोतल उठाता है तो भी उसमें उसे वही सेम नंबर दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, उसके होटल रूम की विंडो ग्लास में भी 090 ही लिखा हुआ होता है। इसी बीच वहाँ पर रूम सर्विस के लिए एक आदमी आता है जो कि NIS का एक एजेंट था। वो यहाँ पार्क को उसका अगला मिशन देने के लिए आया था। वो उसे एक टेप देते हुए कहता है कि सुनो, हमारा एजेंट कहीं गायब हो गया है। उसने लास्ट मैसेज में लिखा था 8775 21 अक्टूबर 14 विद कारोंग। हमने इस कंटेनर की तलाश की और हमें पता चला कि फर्स्ट वर्ड कारोंग रिशन चेयरमैन विक्टर के घर पर है, मगर इसके घर की लोकेशन किसी को नहीं पता। इधर दोस्तों, जेम्स की बड़ी रोमांटिक शूटिंग चल रही होती है। किचन का सीन होता है। जेम्स जो अभी अभी घर आया है और अपनी वाइफ को किस करता है, पर जेम्स दोस्तों सच में किस करने की बजाय बस नाटक करता है। और फिर जब उसे सच में किस करने को कहा जाता है तो वो अपनी बॉडी डबल यूज करने को कहता है, जिससे शूटिंग क्रियो को बड़ी हैरानी होती है कि बताओ यार, किस भी नहीं कर पा रहा, जबकि इसके लिए सारे फाइटिंग सीन्स करना आसान था। लेकिन अब किस करने की बारी आई तो बॉडी डबल की बात कर रहा है। फिर जेम्स बताता है कि एक्चुअली मैंने आज तक ऑन स्क्रीन कभी किस नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। इससे एक्ट्रेस को भी बड़ा अजीब लगता है। वो शूटिंग के बाद अकेले में जेम्स से मिलती है और कहती है कि मैं समझ गई, आपने मुझे किस क्यों नहीं किया। दरअसल आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे लगता है। और तभी से अचानक जेम्स उसको किस कर लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन किस करने पर परहेज करता हूँ, ऑफ स्क्रीन मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद वो एक्ट्रेस को अपनी कार में लेकर चला जाता है, जहाँ पर काफी रोमांटिक माहौल बन जाता है। अब उनकी कार आगे बढ़ रही होती है कि तभी जेम्स को उसकी मैनेजर बेला की कॉल आती है। वो पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कह देता है कि मैं तो डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ। वो भी कह देती है कि ठीक है
और इसके बाद कहती है कि मैं फोन रखती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। मगर दोस्तों अचानक ही जेम्स को बेचैनी होने लगती है क्योंकि इसने झूठ बोला था और तभी उसकी कार हवा में उठने लग जाती है। अरे इसे कौन उठा रहा था? इसको तो उसकी मैनेजर बेला क्रेन की मदद से उठा रही थी और उससे आके कहती है कि तो ये है आपकी डायरेक्टर, क्या उन्होंने कुछ ही घंटों में प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली? जेम्स, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा चीटिंग करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लगता है तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। और तब वो एक्ट्रेस पूछती है कि अरे ये कौन है? वो बताता है कि ये मैनेजर है। तो वो कहती है कि अरे ये मैनेजर है या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अब वो उसे कहता है कि ये मैनेजर बनने से पहले मेरी फैन थी। अब दोनों को पूरी तरह से डराने के बाद बेला जेम्स को अपने कान में बड़ी तेज स्पीड से लेकर जाती है। इतनी तेज स्पीड में जेम्स को डर लग सकता था, बहुत ही ज्यादा। अब बेला जेम्स को अपनी कार में लेकर जाती है और बहुत ही स्पीड से कार चलाती है कि जेम्स को डर लग सकता था और वो तब तक ये तेजी बढ़ाती रहती है जब तक कि वो कबूल नहीं कर देता। और उसके बाद वो कहता है हाँ मैंने एक्ट्रेस को किस किया था, हाँ मैंने एक्ट्रेस को किस किया था। तब तक बेला दोस्तों गाड़ी नहीं रोकती और आखिर में वो बस इतना ही कहती है कि तुम जैसे बड़े स्टार को रोमांस करने का कोई हक नहीं। हम जैसे फैंस का तुम्हारे लिए प्यार काफी होना चाहिए, तुम्हें औरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। लगता है बेला अपने ही अलग जाल में है। इसके बाद एक बंदा जेम्स को चेयरमैन विक्टर की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देता है, जिसमें पहले तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता और जब उसे पता चलता है कि वो तो बेहद अमीर है और इसकी नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी में पैसे भी इन्वेस्ट करने को तैयार है तो जेम्स तुरंत ही मान जाता है। अब इनकी इस मीटिंग पर पार्क नजर रखे हुए था। वो एक कैमरे से जेम्स की फोटो भी क्लिक करता है और ये चीज बेला नोटिस कर लेती है। वो आकर उसे खूब सुनाती है कि माना जेम्स एक स्टार है मगर ऐसे ही तुम कहीं भी उसकी फोटो क्लिक नहीं कर सकते, एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। तो वो पार्क उसका कैमरा छीन कर सारी फोटोज को डिलीट कर देती है। इसी दौरान वो कैमरे में अपनी भी कुछ फोटोज देखती है। वो उसे पूछती है कि मेरी फोटो क्यों रखी हुई है तुमने? वो उसे कहता है आप भी तो बहुत खूबसूरत हैं। अब बेला को पार्क बड़ा अजीब लग रहा था, क्या पता कल वो कोई क्राइम कर दे तो पुलिस को दिखाने के लिए फोटो तो होनी चाहिए। तो बेला उसकी भी फोटो ले लेती है। अब बेला की फ्रेंड उससे कहती है कि अरे यार ये बंदा तो काफी हैंडसम और चार्मिंग है, इसने तुम्हें कम्प्लीमेंट किया और तुमने उसे डांट दिया, तुम्हें तो बात आगे बढ़ानी चाहिए थी। अगले दिन पार्क शूटिंग लोकेशन पर आता है और वहां मौजूद सुंदर सुंदर सी लड़कियों से फ्लर्ट करती हुई उनकी चीजों पर हाथ साफ करता है। ये चीज बेला काफी देर तक नोटिस करती रहती है और फिर उसे सबके सामने कॉल आउट करती है। तो वो कहता है देखा आप सभी ने बड़े स्टार की सिक्योरिटी कितनी बेकार रखी हुई है, कोई कुछ भी कर सकता है इनको तो। और दोस्तों यही चीज जेम्स को काफी इम्प्रेस करती है और उसे वो अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। पर अगले दिन जेम्स जागने में बड़ा ड्रामा करता है। ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक को रुक जाती है जिसकी वजह से वो अपने ही ड्राइवर पर भड़क जाता है कि ये क्या, वो उसे मारने भी लगता है। यही चीज पार्क से बर्दाश्त नहीं होती तो वो कहता है कि आपको सेफली एंड टाइमली शूटिंग पर पहुंचना है ना, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको पहुंचा देता हूं। वो जेम्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और दौड़ते हुए उसे पास के मेट्रो स्टेशन पर लेकर जाता है और फिर यहाँ से उसे मेट्रो से शूटिंग लोकेशन पर ले आता है। लेकिन जहाँ जेम्स को उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि अरे तुमने क्या कर रहे हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो मुझे पहचान लेंगे। मगर दोस्तों सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। अब जेम्स को थोड़ा इंसल्ट फील होती है। वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पार्क पर चिल्लाने लगता है जिससे जेम्स को उसकी पब्लिक पहचान लेती है और इसके पास ऑटोग्राफ और सेल्फीज लेने के लिए आती है। अब जेम्स बड़ा खुश हो जाता है कि आखिर एक स्टार को और क्या चाहिए। लेकिन जब बेला शूटिंग लोकेशन पर पहुंचती है तो पार्क को बहुत चाटती है कि तुम जेम्स को ऐसे कैसे लेकर जा सकते हो, तुम्हें पता भी है पब्लिक एरिया में क्या क्या हो सकता है, इन्हें कुछ हो जाता तो। बेला को तो लगता है कि जेम्स भी काफी गुस्से में होगा, पर जेम्स के बिहेवियर को देखकर वो बहुत हैरान होती है। वो पार्क की खातिरदारी करने में लगा हुआ था। दरअसल जब मेट्रो में लोगों ने जेम्स के साथ सेल्फीज को पोस्ट किया तो वो ट्रेंड करने लगा और ट्रेंडिंग में आने के लिए वैसे तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मगर यहाँ तो फ्री में ही ट्रेंड पर लग गया। वो किसी वजह से आज इसी खुशी में जेम्स चिकन खाना चाहता है मगर बेला मना कर देती है, कहती है कि अभी उसकी डाइटिंग चल रही है, अभी उसे चिकन नहीं मिल सकता।
अब जेम्स रात को चुपके से चिकन खाने के लिए निकल जाता, पर जैसे ही वो खाने वाला होता है वहां पर बेला उस पर हमला कर देती है, जिससे डरकर वो हाथों से ट्रिम स्टिक लेकर भाग जाता है। दोनों खाली रोड में इधर उधर भागते रहते हैं, जिसके बाद पार्क जेम्स का हाथ पकड़कर एक पतली सी गली में उसे खींच लेता है। दरअसल जेम्स को बचाने के लिए पार्क उसे ले आया था, क्योंकि बॉडीगार्ड का काम तो उसे बचाना ही था। अब उसके सामने जेम्स बच्चों की तरह ट्रीट करता है और कहता है कि प्लीज एक बाइट खाने दो ना, जिस पर पार्क मान जाता है, मगर जेम्स इतना बड़ा मुंह खोलता है जैसे वो एक ही बाइट में पूरा डोमेस्टिक खा लेगा। इसीलिए वो उसको रोकता है कि तभी बेला उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। जेम्स की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। भाई ये कैसी मैनेजर रखी हुई है जो इतनी खतरनाक है। तभी वो नोटिस करता है कि भागने की वजह से बेला के पाँव में मोच आ गई है, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसको मोच आई है। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाता है और यहीं पर बेला पिघल जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैम को किसी तरह पता चल जाता है कि उसकी वाइफ टीजा जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो अभी भी उसे पसंद करती है और उसकी फिल्म्स को कई बार देखा करती है। इससे सैम को बड़ी जेलसी फील होती है और वो अपने एक आदमी से जेम्स का काम तमाम करने की जिम्मा सौंपता है। अगले दिन पार्क की नज़र एक अनजान लड़के पर पड़ती है जो कि जेम्स की कार के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। जेम्स इसी कार में बैठ जाता है क्योंकि आज उसने इस कार को लेकर जाना था, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लगती है। तो वो उसके पास तो जाना चाहता था, मगर वो पहले ही जा चुका था और बेला उसे अपनी बातों में उलझाकर वहीं रोक लेती है। तभी जेम्स कॉल करके बताता है कि मेरी कार का हैंडल और ब्रेक दोनों काम नहीं कर रहे। ये खबर सुनते ही पार्क पास में रखी पुलिस की कार से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है और साथ में बेला भी होती है। जेम्स को तो लगता है कि मौत मेरी बहुत ही नज़दीक है। वो कार को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे तो रोड ही खत्म होने वाली थी। पार्क अपनी कार को आगे लेकर जाकर रोकता है, जिससे जेम्स की कार उसकी कार से टकरा जाती है और वो बेहोश हो चुका था। मगर पार्क की कार एकदम किनारे पर पहुंचती है। अगर थोड़ा सा भी वो हिलती तो वो आगे जाकर गिर जाती। फिर वहां से पार्क अपने कार के सामने की शीशी से उसे तोड़कर बाहर निकलता है और जाकर सीधा जेम्स की नर्व चेक करता है। तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और जेम्स को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां टेंशन की वजह से बेला को तो चक्कर आ जाते हैं। तभी पार्क उसे अपनी गोद में उठाकर लिटा देता है और कहता है कि सब सही हो जाएगा। फिर दोस्तों उसको भी पानी वगैरह चढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ जब सैम को जेम्स के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो अपनी वाइफ टीजा से कहता है कि देखो, अगली फिल्म तुम्हारी प्रोडक्शन कंपनी जेम को ही कास्ट करने वाली थी ना, तो अब तो इसका एक्सीडेंट हो गया तो तुम क्या करोगी। टीजा उससे कहती है कि अरे मैं किसी दूसरे टॉप एक्टर को हायर कर लूंगी। जहां वो अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने का एक्टिंग करती है, मगर अकेले में वो जेम्स की टीम को कॉल करके उसका पूरा हाल लेती है। जेम को हॉस्पिटल में जब एडमिट किया जाता है तो बेहोशी में उसे एक सपना आता है कि उसकी एक एक्सीडेंट के बाद टीजा ने सैम के साथ एंगेजमेंट कर ली थी। इससे जेम्स का दिल टूट जाता है और इसने टीजा को कॉल भी किया था, पर वो सैम से शादी करके जेम्स के साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार बैठी थी। और अब प्रेजेंट में रिकवर होने के बाद जेम्स जब घर आता है तो वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में बहुत सोचा कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, और मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़रूरी तो मेरा जिंदा रहना है, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। फिर वो अपनी टीम मेंबर से कहता है कि देखो, मुझे अब पार्क हमेशा के लिए अपने साथ चाहिए। इसे ठीक वैसे ट्रीट करो जैसे मुझे ट्रीट करते हो। हालांकि जेम्स अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, मगर जैसे ही उसकी टीम उसे काम शुरू करने को कहती है तो वो सर चकराने का बहाना करके सोने चला जाता है। और जब डायरेक्टर उसे फिर से काम चलने को कहते हैं तो वो कह देता है कि अरे भाई, अभी मुझे कुछ देर और रेस्ट करना है, प्लीज़ आप जा सकते हैं। अगर तो आप मेरे लिए रुक सकते हैं तो रुक जाइएगा, वरना कोई और एक्टर देख लीजिएगा। फिर दोस्तों जब पार्क को पता चलता है कि काम ना करने के चक्कर में जेम रशिया से जो इनविटेशन आया था वहां जाने के लिए भी वो कैंसिल कर रहा है, तो पार्क परेशान हो जाता है, क्योंकि जेम्स के चक्कर में ही तो वो रशिया जाने वाला था। अब NIS का एक ऑफिसर टीजा का फ्रेंड होता है, तो वो उसे बता देता है कि जेम्स का एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। हमने उस लड़की की जांच भी की जिसने जेम्स की कार के साथ छेड़छाड़ किया था, पर कुछ पता नहीं चल सका।
वो लड़का भी कोस्ट एजेंट की तरह जैसे कहीं गायब हो गया। इसके बाद फिर से पार्क को दिखाया जाता है। वो जेम्स को थोड़ा समझाता है और इसके बाद जेम्स भी रशिया जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में ये लोग रशिया होते हैं। पार्टी में जाने के लिए बेला बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहनती है। पार्क तो इसे देखता ही रह जाता है। जेम्स भी बेला की काफी तारीफ करता है और फिर ये तीनों वेक्टर की भेजी हुई कार में बैठकर उसके महल में पहुंच जाते हैं, जहां दरवाजे पर ही इनका फोन जमा कर लिया जाता है। इसके बाद इनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है, मगर फिर भी पार्क अपने नेक पर एक छोटा सा हिडन कैमरा अंदर ले जाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद NIS ऑफिसर की पार्टी में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ देख रहे थे। यहाँ वैसे कई सारे गेस्ट आए हुए थे और इनमें टीसा और इसका हस्बैंड सैम भी आया हुआ था, जिसे देखकर जेम्स थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। टीसा को देखकर कुछ देर में चेयरमैन विक्टर भी पार्टी में आ जाते हैं और वो इनसे मिलकर काफी खुश होता है, क्योंकि वो जेम्स का बड़ा फैन था। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि पार्क को अपनी प्लानिंग याद आ जाती है। बर्थडे सॉन्ग 4 मिनट का होने वाला था और इन 4 मिनट तक लाइट्स ऑफ रहने वाली थी और इसी दौरान में पार्क को विक्टर की सीक्रेट रूम से पिट कार बुक चोरी करनी थी और दोस्तों से पहले विक्टर जेम्स को अपना सीक्रेट रूम दिखाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जेम्स रिलेटेड चीजें उसने रखी हुई थी। अगर जेम अकेले वहां जाने से बिल्कुल ही मना कर देता है, कहता है कि मेरा बॉडीगार्ड, सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड और कोई नहीं, वो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो मेरा बॉडीगार्ड ही नहीं मेरा सोलमेट है और इसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आप इसको प्लीज़ मेरे साथ अंदर जाने की परमिशन देनी होगी। विक्टर भी थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है और दोनों अपने कुछ आदमियों के साथ जेम्स और पार्क के साथ सीक्रेट रूम में जाते हैं। यहाँ पर पार्क की नज़र लकड़ी की एक छोटी सी स्टैचू पर पड़ती है और तभी लाइट्स भी कट हो जाती हैं, जिसके बाद सभी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको पार्ट 1 कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमें कमेंट्स करके बताएं और शेयर करके बताएं कि आपको अगले पार्ट्स की कितनी ज़रूरत है।